चलो शुरू करते हैं आज की मीटिंग। तो आज की मीटिंग का टॉपिक है हमारा दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से समाधान तक। यूनिट थर्ड का चैप्टर थर्ड है ये। इसमें हमें हिस्ट्री इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी सेमेस्टर 6 ये हमारा सब्जेक्ट है और ये टॉपिक है। ओके, तो इसका हमें ऊपर से मतलब कि जो पूरा रिवाइज टाइप है रिकैप करना है एकदम पूरा अच्छे से, तो इसको समझना है। तो टॉपिक का नाम आप लोगों को समझ आ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका रंग भेद। रंग भेद मतलब कुछ कलर से रिलेटेड कुछ है। मतलब दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर लोग कैसे रहते, काले लोग रहते हैं, तो उनके साथ कुछ भेद होता था, भेदभाव होता था काले और गोरों के बीच में। तो वो कैसे भेदभाव शुरू हुआ और किसके द्वारा शुरू किया गया और इसके भेदभाव के कारण क्या क्या आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में किसने क्या प्रतिक्रिया करी, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है। पहले थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि 1899 में एक युद्ध होता है जिसको बोअर युद्ध कहते हैं, बोअर युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है? ये युद्ध होता है ब्रिटिश वर्सेस दो राज्य होते हैं ब्रिटिश के खिलाफ में। एक होता है दक्षिण गणराज्य और एक होता है ऑरेंज राज्य। ठीक है, ये दोनों ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ठीक है, दक्षिण गणराज्य और ऑरेंज राज्य ये दोनों एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है? ब्रिटिश राज्य। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य। तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ दक्षिण गणराज्य और ऑरेंज राज्य, इनका युद्ध हो रहा होता है। और ये युद्ध क्यों हो रहा है कि एक क्षेत्र को लेकर इनके बीच में लड़ाई चल रही होती है और इसका परिणाम ये निकलता है कि इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत होती है। जब वो जीत जाते हैं इसको युद्ध में यहाँ पर, अब ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ पर जीतने के बाद वहाँ पे अपनी सत्ता जमा लेता है। ठीक है, और सत्ता जमाने के बाद वो दो काम करता है सबसे पहले, जिसमें से पहला काम क्या करता है वो, जो दो राज्य थे जिसका मैंने नाम बताया था आपको, दो घोषणाएं करता है वहाँ पे जीतने के बाद। जिसमें पहला कहता है कि जो ऑरेंज राज्य है, ठीक है, जिसके कारण चार जो राज्य थे, ट्रांसवाल, ऑरेंज, स्टेट कैम्पलिन, कॉलोनी नटाल, जितने भी वहाँ के जो राज्य थे, मतलब जो साउथ जिसको जो राज्य थे वहाँ पे जितने भी चार राज्य थे टोटल जो उसने जीते थे। ठीक है, तो उन सभी को वो एक कर देता है, मतलब मिला लेता है, एक ही को उनको संघ बना देता है और उसका नाम क्या रख देता है? दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो दक्षिण का अफ्रीका का नाम जो है इस तरह से शुरू होता है। जैसे इंडिया, भारत को भी इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स नहीं दिया था, ब्रिटिशर्स नहीं दिया था इंडिया। वैसे तो भारत बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे पहले, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद से इंडिया से नाम से प्रसिद्ध होने लग गया था। ठीक है, तो वैसे ही जब वहाँ पे वो युद्ध जीत जाते हैं, बोअर का जो युद्ध होता है वहाँ पे ब्रिटिश जीत जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? दो घोषणा करते हैं, जिसमें से पहली घोषणा में क्या करते हैं, जो चार राज्य होते हैं उनको चार राज्यों को मिलाकर एक संघ बना देते हैं जिसका नाम होता है दक्षिण अफ्रीका। और दूसरी घोषणा में क्या करते हैं कि दूसरी घोषणा में एक ऐसा अधिनियम का मसौदा तैयार करते हैं कि जिसमें सारी बातें लिखी होती है कि गोरे लोग किस तरह से रहेंगे और काले लोग किस तरह से रहेंगे, गोरे लोगों को क्या अधिकार होगा, काले लोगों को क्या अधिकार नहीं होगा। तो पूरा दक्षिण अफ्रीका अधिनियम तैयार करते हैं वो दूसरी घोषणा में। ठीक है, एक्ट बनाना, नियम बनाना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो दो घोषणाएं ये होती है। ठीक है, तो 19 अगस्त 1909 को ये जो है संविधान पारित कर देते हैं। मतलब जहाँ पे जीते होते हैं उसको संघ बना दिया। अब वहाँ पे एक संविधान भी बनाया जाता है जो कि बहुत जल्दी में बनाया जाता है और संविधान के रूप में उसको पारित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें जिसके अंदर ये भी बात लिखी होती है कि जो काले लोग होते हैं, ठीक है, अश्वेत और अफ्रीकी लोग, मतलब जो काले लोग होंगे उनको क्या होगा? वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार संविधान से हटा दिया जाता है कि काले लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन गोरे लोगों को मतदान का अधिकार होगा। इसके बाद इसमें आगे एक नाम आ जाता है पिक्सले का इसाका सैमे। नाम आप बुक में देख लेना, स्पेलिंग भी देख लेना। पिक्सले का इसाका सैमे, ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक ANC का निर्माण करते हैं। ठीक है, ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसकी फुल फॉर्म ये होगी। हिंदी में इसको अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेंगे हिंदी में। तो ये क्या करती है, ये जो पिक्सले इसाका सैमे है, ये एक इसका ANC का स्थापना करते हैं। एक पार्टी होती है एक तरह की, जिसमें इस पार्टी का क्या उद्देश्य होता है कि जो लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ संघर्ष करना, विरोध करना उसका, और लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों को एकत्रित करना, मतलब लोगों को जोड़ना आंदोलनों से।
इनके खिलाफ संघर्ष करने में लोगों की सहायता लेना। तो इस जो ANC है, इसकी मदद से ये होता था, ठीक है। तो जो भी संघर्ष में जो प्रावधान लिखे गए थे काले लोगों को लेकर, काले लोगों को जो उत्पीड़न हो रहा था, प्रावधान जो लिखे गए थे संविधान में, तो उसके खिलाफ इसने काम किया था ANC ने, ठीक है। आंदोलन भी किए थे कई सारे इसमें। और ये जो ANC जो स्थापना की गई थी, ये ठीक है, इस तरह की गई थी। और जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, वो जो लोगों की जो विचारधारा थी दक्षिण अफ्रीका की, वो राष्ट्रवादी लोग, उनकी विचारधारा अटलांटिक चार्टर से प्रेरित थी। अटलांटिक चार्टर क्या होता है? जैसे कि आपके इंडिया का संविधान है, तो उसको डेमोक्रेसी संविधान बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। तो वैसे ही अटलांटिक का एक चार्टर है, तो उसमें एक चार्टर में कुछ उससे ही प्रेरित थे दक्षिण अफ्रीका के लोग। तो उस चार्टर में क्या लिखा हुआ था कि 8 बातें लिखी हुई थी उस चार्टर के अंदर, जिसमें से एक बात ये लिखी हुई थी कि कोई भी देश विदेशी क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा, ना उसके ऊपर जब्त करेगा उसको। और लिखा हुआ था कि नागरिकों की सहमति के बिना जो देश की जो सीमाएं हैं उनको बदला नहीं जाएगा, और देश का विकास किया जाएगा और स्वशासन किया जाएगा, अपना खुद का शासन होगा। उसके अलावा इस अटलांटिक के चार्टर में लिखा हुआ था कि किसी दूसरे देश से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हर दूसरे देश को अनुमति देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको कच्चा माल खरीदना है तो उसको अनुमति हो आपके पास। सारे देश एक दूसरे का कोऑपरेट करें, सहायता करें, एक दूसरे की टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। और नागरिकों के मन में ऐसा ना हो कि नागरिक भय से रहते हैं, डर रहता है नागरिकों के मन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि और ना ही चीज़ों की कोई कमी होनी चाहिए नागरिकों के लिए। और एक और बात, 7वीं बात इसमें ये लिखी गई थी कि जो समुद्र का रास्ता है वो सभी देशों के लिए खुला होना चाहिए। एंड 8th और लास्ट इसमें इस अटलांटिक के चार्टर में लिखा हुआ था कि जो भी देश हमला करता है उसको निरस्त्र कर दिया, मतलब उससे बिल्कुल हथियार छीन लिए जाएँ उससे, इस तरह से। तो ये अटलांटिक के चार्टर में 8 बातें लिखी हुई थी, जिससे अफ्रीका के राष्ट्रवादी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आगे आपका इसमें यहाँ आ जाता है कि सन 1948 में पहला अधिनियम लिया जाता है। कि उस अधिनियम में क्या होता है? 1948 में पहला एक्ट होता है जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम, ये नाम होता है इस पहले अधिनियम का, जिसका नाम होता है पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है उसको नस्ल के आधार पर बांट दिया जाता है। जैसे कि कुत्तों की भी नस्ल होती है ना, जर्मन शाफर्ड, लैब्रा, ऐसे इंसानों की भी नस्ल होती है बहुत। जैसे कि काले लोग, गोरे लोग, ब्राउन पीपल्स, और जो एशिया के लोग थे। तो इस तरह से जितने भी जो लोग थे वहाँ पे नस्ल के आधार पर लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी कि काले लोगों को इतनी सुविधा मिलेगी, गोरों को इतनी मिलेगी। तो इसमें नस्ल के आधार पर कर दिया गया था, डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था, जिसमें काले लोगों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता था। और साथ ही साथ जो भारतीय लोग थे, कलर्ड लोग थे, एशिया के लोग थे, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था इस अधिनियम के तहत में। उसके बाद 1950 में, यानी कि 2 साल के बाद, 1948 में पहला अधिनियम आता है। उसके बाद 1950 में आपका जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम आता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसी में 1950 में एक और अधिनियम आता है जिसमें कहते हैं ग्रुप एरियाज़ नेटवर्क। इसके अंदर नस्ल के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है कि किस नस्ल को कितने क्षेत्र को रहने को मिलेगा, कितनी संपत्ति रखने का वो मिलेगा, मतलब कि इसको इतना क्षेत्र मिलेगा और इसको इतना क्षेत्र मिलेगा। तो जिसमें क्या लिखा गया था, ग्रुप एरियाज़ एक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें लिखा गया था कि इस अधिनियम ने जो 87% भूमि थी, वो 87% भूमि को 4.5 गोरे लोगों को दे दी थी, 4.5 लाख श्वेत लोगों को दिया था। मतलब जो पूरी कंप्लीट लैंड है उसमें से 80% तो सिर्फ 80% जो लैंड है वो केवल 4.5 लाख गोरे को दे दिया था, मतलब 87%। अब बचता क्या है? 13%, और 13% 270 लाख काले लोगों को दे दिया गया था, अश्वेत लोगों को, ठीक है। तो मतलब कि 13% काले लोगों को और 87% गोरे लोगों को दे दिया गया था, ठीक है। और जो गोरे लोगों की जो आबादी थी 4.5 लाख थी, लेकिन जो श्वेत लोगों की काले लोगों की आबादी थी वो 270 लाख थी, 2 करोड़ 70 लाख। तो मतलब जो काले लोग थे उनकी आबादी भी ज़्यादा थी
और आबादी ज़्यादा थी, साथ ही साथ उनको आबादी ज़्यादा थी तो उनको इतनी कम जगह दी तो और भी दिक्कत है। और जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, उनकी आबादी कम थी लेकिन इतनी ज़्यादा भूमि दे रखी थी उन लोगों को। तो ग्रुप एरियाज़ नेटवर्क में आपका ये था, ये एक्ट में, ठीक है। उसके बाद एक और एक्ट लाया गया था 1949 में, ये एक्ट लाया गया था जिसका इंग्लिश में इसको एक्ट को बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मिक्स्ड मैरिजेस एक्ट। नाम से लग रहा है मिक्स्ड मैरिज एक्ट, मतलब कि जो विभिन्न नस्लों के बीच में विवाह होता था, जैसे कि काले व्यक्ति ने गोरी लड़की से शादी कर ली, तो इस तरह से जो मिक्स जो मैरिज थी उसको बंद कर दिया गया था अब इसके दौरान। इसके अलावा एक और इसमें एक्ट लाया गया था इसी के अंदर में 1950 में, जिसमें इसका नाम था अश्लीलता अधिनियम, इमोरलिटी एक्ट। इसके अंदर क्या था कि जो सेक्सुअल संबंध है आप नहीं बना सकते, फिजिकल रिलेशन क्रॉस उसके अंदर नहीं बना सकते कि काला व्यक्ति गोरी के साथ, गोरी काला के साथ, तो इस तरह से नहीं बना सकते आप फिजिकल रिलेशन किसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपका 1953 आ जाता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, एक और इसमें भी एक नाम एक्ट आता है। तो इसमें क्या एक्ट आता है, सेपरेट एमिनिटीज़ अधिनियम, इसको इस तरह से बोला जाता है, रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट एमिनिटिज़म, इंग्लिश में ये बोला जाएगा और हिंदी में सेपरेट एमिनिटीज़ अधिनियम। तो इसके अंदर क्या आता है, जो लोगों को क्षेत्रों के आधार पर भी बांट दिया जाता है, जैसे कि स्कूल है, जैसे हाँ स्कूल है, अस्पताल है, बस है, समुद्र तट है कोई, ठीक है, कोई मान लो कोई पार्क है, तो पार्क में ऐसे बोर्ड लगे जाते थे कि केवल श्वेत, केवल गोरों के लिए, केवल गोरों के लिए। बस स्कूल की बस में क्या जो बसेस होती थी, पब्लिक बस होती थी, उसमें लिखा जाता था कि यहाँ पर केवल गोरे लोग बैठ सकते हैं, केवल। इसी तरह से जो कुछ प्लेसेस थे उनके ऊपर भी इस तरह के वो ला दिए गए थे कि जो नस्लों के आधार पर लोगों को आरक्षित क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए थे। जैसे कि हमारी मेट्रो में केवल महिलाओं के लिए पहला डब्बा आरक्षित होता है ना, वैसे ही बसों के अंदर होते हैं बसेस में भी कुछ सीट्स आरक्षित रहती हैं महिलाओं के लिए। तो वैसे ही वहाँ पे एक रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट एमिनिटिज़म, इस नाम से ये लॉ था, और जिसमें इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था काले और लोगों के बीच में। इसके अलावा इसी के अंडर में जो सेवाएं भी जो प्रदान की जाती थी, जैसे कि स्कीम्स आती है गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उन सेवाओं का भी नस्ल के आधार पर ही दिया जाता था लोगों को फ़ायदा। अब आप लोग देख रहे हो कि कितना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कितना भेदभाव किया जाता है, जिसमें ज़्यादा सुविधाएं जो गोरों को दी जा रही है, और जिसके अंदर मतदान का अधिकार भी गोरों को पास है, कालों के पास नहीं है। यहाँ तक कि संपत्ति रखने का अधिकार भी उनके पास नहीं है ठीक से, ठीक है। ज़मीन का जो सही तरह से हिसाब नहीं किया जा रहा था, काले लोगों को इतनी कम ज़मीन दी गई थी, ठीक है। और अनुचित व्यवहार किया जाता था उनके साथ, एकदम जानवरों की तरह बदतर व्यवहार किया जाता था उनके साथ, काले लोगों के साथ। उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया गया, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो राइट्स थे उनसे छीन ही लिए गए थे काले लोगों से, जिसके कारण अब इतना कुछ हो रहा है। तो एक जाहिर सी बात है, जो ऑपोजिट में जो हैंगे, जो जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके मन में क्रोध कहीं ना कहीं होगा ही। अब इतनी सारी गतिविधियां हो रही है तो इसका एक्शन का भी रिएक्शन निकलेगा, जिसके रिएक्शन में क्या होता है, अफ्रीकी लोग जो होते हैं क्रोध से भर जाते हैं और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करना आरंभ कर देते हैं यहाँ पे। अब इन भेदभाव के जो कानून में, मतलब जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ अब आंदोलन होने चालू हो गए थे, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। तो जो रंग भेद के जो आंदोलन हुए थे वो मुख्य रूप से अगर बताऊं तो दो पहलू में हुए थे। दो पहलुओं में किस तरह से, एक था आंतरिक अभियान थे और दूसरे हुए थे बाहरी अभियान, मतलब एक देश के अंदर अभियान चले थे और दूसरा था बाहरी अभियान। तो अंदर में क्या अभियान चले थे, उसमें जो है आंतरिक अभियान में ये हुआ था कि शासन व्यवस्था को अस्थिर करना था, जो ब्रिटिश की शासन व्यवस्था है उसको हिलाना था एक तरह से, ठीक है। तो एक तो ये था, मतलब जो देश के अंदर ही है, और वर्चस्व को ख़त्म करना अपने अंडर में। और दूसरा बाहरी अभियान में क्या था कि बाहरी अभियान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठनों से सहायता प्राप्त करना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन बने होंगे तो उनसे सहायता प्राप्त करना। इस तरह से दो रूप से ये अभियान हुए थे, और देश के अंदर इस तरह से और बाहरी से इस तरह से। तो दोनों का जो ये लिंक बन गया था एक दूसरे का, इस तरह से काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी। तो दोनों का जो लिंक बना था ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना था, ठीक है। और जो स्तर, आंदोलन का जो स्तर है वो निरंतरता बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से हो रहे थे, ठीक है। और आंदोलन किस तरह से हो रहे थे, आंदोलन करने के लिए जैसे इंडिया में
इंडिया को आज़ादी लाने के लिए इसने भारत ने भी कुछ ना कुछ आंदोलन किए थे, तो उसके लिए भारत में कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस पार्टी ने मदद करी थी आंदोलनों को। तो वैसे ही वहाँ पे भी हुआ होगा। तो वहाँ पे क्या थे, संगठन बने हुए थे, ठीक है, जिसमें से एक था आपका अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस, ANC मैंने बताया था आपको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बताया था ना स्टार्टिंग में। उसके अलावा SACP, INSC, PAC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म मैं बताऊँ तो SACP की फुल फॉर्म है दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस पार्टी, और INC की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और PAC की क्या है, पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस। ये पार्टियां जो थी, मतलब ये जो मेन लीडिंग में आंदोलनों में आपको दिखती नज़र आएंगी अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इसका, इस क्षेत्र का। तो 1 मई की बात करता हूँ मैं। 1 मई 1950 को, ठीक है, एक गठबंधन है, इस गठबंधन है, क्या नाम है उस गठबंधन का, सस्पेंशन ऑफ कम्युनिस्ट अधिनियम का विरोध करते हैं, ठीक है। 1950 को ये जो इस गठबंधन है, जो तीनों पार्टियां हैं, इनके जो गठबंधन है, ठीक है, तो इन्होंने विरोध करते हैं ये कानून का, जो काले लोगों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनका विरोध करते हैं, जिसके रूप में ये हड़ताल जारी करते हैं, जिसके अंदर हज़ारों जो लोग हैं शामिल होते हैं उस हड़ताल के अंदर, ठीक है। तो हड़ताल में क्या करते हैं वो लोग, बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं ब्रिटिश अधिकारियों की चीज़ों का। जैसे भारत में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था ना, तो वैसे ही वहाँ पे भी चलाया गया था कि बहिष्कार किया गया था चीज़ों का। तो उसमें बहिष्कार करने की उसमें करा जाता है, इस तरह से विरोध किया जाता है। तो वहाँ की सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार, वो सैनिकों को भेज देती है, और इन सब की जो गतिविधियाँ हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया करती है ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण 18 कामगार मारे जाते हैं। वहाँ के जो काले लोग होते हैं 18 लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण जो है, जो विद्रोह है वो और भी हिंसक हो जाता है और भी विकराल रूप ले लेता है, ठीक है, विराट रूप ले लेता है। जिसके बाद ये जो हड़तालें हैं ये अभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है 26 जून की बात करता हूँ, तो 26 जून को एक और अन्य हड़ताल करी जाती है वहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर भी उस हड़ताल के अंदर भी जो लोग हैं अच्छी खासी मात्रा में अनुक्रिया करते हैं, स्थापित होते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं उस हड़ताल में, ठीक है। और हड़तालों में क्या होता है कि जैसे कि इनको लोगों को प्रेरित किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, और जो छोटे मोटे जो कानून थे रंग भेद के, जैसे कि मदिरा बार्स होते थे, जो बार में काले लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, गोरे लोग ही जा सकते थे, ठीक है। केवल अपार्टमेंट में काले लोग नहीं जा सकते थे, गोरे जा सकते थे। तो इस तरह के जो छोटे मोटे कानून थे, उस तरह के जो कानून थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे ये लोग, उनको एक तरह से विरोध कर रहे थे और उनको ना मान भी नहीं रहे थे, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब 1900 वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था दक्षिण अफ्रीका को, वहाँ पे उस टाइम पे 1919 से लेकर 1961, ये जो साल था इन दोनों के बीच में, ठीक है, कम से कम 40 साल का जो ये लगभग टाइम है। तो उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री जो भी था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री कौन थे, हेनरिक वेरोवर्ड, वो प्रधानमंत्री थे। तो उनको नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला उनको पत्र लिखते हैं और पूरे देश की जानकारी देते हैं कि देश में क्या चल रहा है, लोग इस तरह से काले लोगों के साथ उत्पीड़न सह रहे हैं, और जो भी उनकी समस्या थी सब कुछ लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है दक्षिण अफ्रीका में, कि दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार होती है वो चुनाव करवाती है, जनमत संग्रह करवाती है, जनता का मत कराती है, मतलब वोटिंग्स कराती है, और उन वोटिंग्स के अंदर, ठीक है, अफ्रीका को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, मीन्स। और वो जो श्वेत जनमत संग्रह होता है, श्वेत जनमत संग्रह मतलब केवल सफ़ेद लोगों ने उसमें वोट किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में वो हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण केवल वाइट लोगों ने, केवल सफ़ेद लोगों ने वोटिंग किया था, तो उसके कारण क्या होता है, लोग वहाँ पर देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है, स्टेट वॉर छिड़ जाती है लोगों के बीच में, ठीक है। और ये जो युद्ध चलता है 30 वर्षों तक चलता है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और ये जो युद्ध चल रहा होता है उसी दौरान वहाँ की जो सरकार होती है, जैसे कि जितनी भी पार्टियाँ मैंने बताई, ANC, ठीक है, PAC, ये जो पार्टियाँ होती हैं उनके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा देती है, रोक लगा देती है एक तरह से, ठीक है। रोक लगाने के साथ साथ क्या होता है, अब जो लोग थे, लोगों के मन में और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने हमारे ऊपर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब
हम क्या करेंगे, तो वो क्या होते हैं, हिंसक हो जाते हैं और हथियारों की मदद लेने लगते हैं और हिंसक रूप से अब प्रदर्शन करने लगते हैं। जो ये जो आंदोलन चल रहे थे स्टार्टिंग में, सारे शांति से आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, एकदम अहिंसा के रूप में, ठीक है, शांतिपूर्ण चल रहे थे। लेकिन बाद में जो है उग्रवादी हो जाते हैं आंदोलन, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो वो भी बेचारे करे तो करे क्या, ठीक है। तो उग्रवादी हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, जो एएनसी के जितने भी नेता होते हैं उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। जैसे कि भारत में भी आंदोलन हुए थे तो महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू में भी कभी ना कभी जेल गए थे। तो वैसे ही इन नेताओं को भी, वहाँ पे जो नेता थे एएनसी के बड़े बड़े जो लोग चेहरे थे, उन सभी को जेल में डाल दिया था, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला अपना काम कर रहे थे। नेल्सन मंडेला अपना मस्त भाषण दे रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आंदोलन से जुड़ने के लिए, और उनके कानूनों को, उनके जितने भी कानून थे उनका बहिष्कार करने के लिए लोगों को भाषण दे रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि राजनीतिक निकाय और जो एशियन पार्टी है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और साथ ही साथ एक काम और कर दिया था कि जो अफ्रीकी भाषा है उसको विफल कर दिया गया था, मतलब खारिज कर दिया गया था अफ्रीकन लैंग्वेज को, और वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे ब्रिटिश, जिसके कारण और भी हिंसक प्रतिरोध होने लगता है वहाँ पे। अब इतनी हिंसा होने लगती है जिसके कारण क्या होता है, 100 छात्र उस हिंसा में मारे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो उदारवादी लोग थे, मीन्स जो श्वेतों के बीच में काम कर रहे थे, जो मतलब जो गोरे लोग हैं, गोरे लोगों के बीच में भी तो काले लोग काम करते हैं ना। जैसे भारत में भी जब उन्होंने राज किया था तो उनके बड़े बड़े पदों पे इंडिया के लोग भी बैठे हुए थे, कुछ ज़्यादा तो नहीं, तो वो भी अब विरोध करने लग गए थे इन लोगों का, ठीक है, इनकी विचारधारा का विरोध करने लग गए थे। तो अब जो पूरे देश में जो है विरोध होना चालू हो गया था, और साथ ही साथ जो उदारवादी लोग थे वो भी इनके खिलाफ़ खड़े हो रखे थे। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी हुकूमतें थी जो ब्रिटिश सरकार से हमदर्दी करती थी, उसको भी समझ आ गया था कि अब जो ब्रिटिश सरकार है वो साउथ अफ्रीका में टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है और अब इसके पैर वहाँ नहीं जमने वाले, ठीक है। तो 1979 आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है ब्रिटिश सरकार को, उसको मजबूर होके एक ट्रेड यूनियन होता है उसको मान्यता देनी पड़ती है, ठीक है। ब्लैक ट्रेड यूनियन होता है, एक ट्रेड करने के एक संगठन है ये, ठीक है, ट्रेड करने का व्यापारिक संगठन है एक तरह का ही, तो उसको मान्यता दे देता है यहाँ पे, ठीक है। और जो छोटे मोटे भेदभाव होते हैं उनको भी उसको ब्रिटिश सरकार को 1979 में आते आते उनको ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ के एक उत्तराधिकारी थे, राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, वहीं पे बैठते थे, ठीक है। तो वरवोर्ड, ठीक है, एक उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था PW बोधा। वो कहते हैं कि जो भी काम हो रहा है अपने आप से ओपिनियन देते कि इनमें मेरा कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं उन लोगों से, कि जितने भी आंदोलन हो, मतलब जो कानून बनाए गए थे, जो भी हो रहा है, वो एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1984 में कुछ संवैधानिक सुधार तो किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सुधार किए जाते हैं वो इतने होते नहीं हैं कि लोग उससे संतुष्ट हो पाएँ, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि उसके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ रहा था, लेकिन वो जो दबाव था वो उतना दबाव के कारण उसने कुछ छोटे मोटे बदलाव कर दिए गए कि लोगों को समझ आ जाए कि हाँ हमने कुछ बदलाव किया है और लोग शांत हो जाएं। लेकिन जो बदलाव हुए थे वो उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए थे, जिसमें जो काले लोगों को ज़्यादा कुछ जगह नहीं दी गई थी, ठीक है, जिसके कारण लोग फिर से गुस्सा हो जाते हैं और फिर दोबारा से ज़बरदस्त हिंसा होती है दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन पर ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं फिर से, जो पहले भी किए गए थे, ठीक है। और जो अब यहाँ पर शीत युद्ध आ जाता है, शीत युद्ध इस समय पे मतलब 1979 में शीत युद्ध यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आप सभी को पता है इस समय पे, ठीक है। तो शीत युद्ध ख़त्म हो जाता है उस समय पे, और उसी समय पे नामीबिया नाम एक देश है तो उसको भी आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। तो उसको आज़ादी मिलने के बाद दोबारा से ब्रिटिश के ऊपर असहनीय जो है दबाव बन जाता है, प्रेशर में आ जाता है, और उसको गोरे मतदाता भी है उसके साथ पूरी तरह से नहीं थे ब्रिटिश के साथ। गोरे मतदाता जो थे, वाइट वोटर्स थे, वो भी अभी उनके खिलाफ़ हो गए थे, ठीक है। और जो एकता थी इनके बीच में,
ठीक है, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। हाँ ठीक है, तो इतना इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव था, नामीबिया भी आज़ाद हो चुका था, शीत युद्ध भी ख़त्म हो चुका था। तो इसके साथ वहाँ पे उनको अब क्या करा जाता है, 11 फरवरी 1990 को इस दबाव के आते आते नेल्सन मंडेला को भी उनको रिहा करना पड़ता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला को भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, ठीक है, उनको भी जेल में डाल रखा था। तो नेल्सन मंडेला को भी उन्होंने छोड़ना पड़ता है। उसको नेल्सन मंडेला जेल से जब बाहर आते हैं तो इस घटना को भी मील का पत्थर माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हाई लेवल पे माना जाता है इस बात को, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और वो आते हैं और फिर देश के अंदर चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद ANC पार्टी वहाँ पे जीतती है। ANC पार्टी के जीतने के बाद वहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, ब्लैक प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं वहाँ के, नेल्सन मंडेला को बनाया जाता है और उनको ही वहाँ की सत्ता स्थापित की जाती है, ठीक है। और ये जो सारी जो गतिविधियाँ ये बहुत इतिहास का वो मानी जाती है, बहुत ज़्यादा मानी जाती है, मतलब ज़बरदस्ती जीत हासिल करने के उसमें मानी जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनते, वहाँ पे राष्ट्रपति बनाया जाता है। इंडिया में तो प्रधानमंत्री को ज़्यादा समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है। उनको नेल्सन मंडेला आते हैं, चुनाव जीतते हैं और देश के राष्ट्रपति उनको बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने पूरा संघर्ष झेला था। ये सारी गतिविधियाँ इसमें हुई थी। ये भी कंप्लीट होता है, इसको अब क्लोज़ करते हैं।